आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील। स्टार आईक्यू परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आज है 9 सितंबर और 9 सितंबर 2020 के करंट अफेयर नेशनल और इंटरनेशनल इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे करंट अफेयर्स को। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ को जरूर ज्वाइन करिएगा। इफ यू वॉन्ट टू गिव ए क्विज देन ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप, और ये ग्रुप का नाम क्या है, स्टार आईक्यू क्विज। और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो स्टार आईक्यू क्विज के अलावा स्टार आईक्यू एजुकेशन भी है, आप इस पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। कल मैंने आपसे जो सवाल पूछा था उसका सही जवाब क्या है वो बात करते हैं हम लोग। 1794 ईस्वी में नेपोलियन फांसी की सजा से कैसे बच पाया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था तुलों की विजय से बच पाए थे वो। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक था। आप लोगों ने इसका जवाब दिया है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, विश्व साक्षरता दिवस निम्न में से किस दिन मनाई जाती है? इंटरनेशनल लिटरेसी डे जो है वो मनाया जाता है हर साल 8 सितंबर को। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। पूरी दुनिया भर में 8 सितंबर को इसे मनाते हैं। अच्छा, इस दिवस का मनाने का उद्देश्य क्या होता है? ताकि लोगों के अंदर जो है शिक्षा के प्रति थोड़ी सी रुझान पैदा हो, या यूं कहिएगा एजुकेशन को प्राथमिकता दे और प्राथमिकता देने का बढ़ावा ही प्राप्त हो, इसलिए ये डे जो है वो मनाया जाता है। दुनिया भर में सबसे पहली बार इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया गया था 8 सितंबर 1966 को 1966 में मनाया गया था। हरियाणा की स्थापना भी 1966 में ही हुई है। और दुनिया भर में विश्व साक्षरता दिवस के दिन बहुत सारे समारोह वगैरह आयोजित किए जाते हैं। यूनेस्को पेरिस अपने मुख्यालय के अंदर जो है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता पुरस्कार भी दिया करता है इसी दिन ही। इतना हमें जानना है इस क्वेश्चन के बारे में। और अगला क्वेश्चन हमें पढ़ना है कि निम्न में से कौन सा देश हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी जो है, जैसे हम लोग इंग्लिश में पढ़े हैं तो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल्स जो है इसको तैयार करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है? तो दुनिया का चौथा देश बना है हमारा प्यारा भारत ही बना है। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। यह टेक्निक आज से पहले अमेरिका, रशिया और चाइना के पास ही थी। किस किस के पास? अमेरिका, रशिया और चाइना के पास थी, लेकिन अब हम लोग चौथा देश बन गए हैं इस टेक्नोलॉजी को प्राप्त करने वाले। अब आपको मैं बताता हूं ये बेसिकली है क्या। ये एक मिसाइल प्रणाली है, एक मिसाइल सीरीज है जो आने वाले टाइम में लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल जो है बनेगी। इस मिसाइल को बनाने का श्रेय जो जाता है वो डीआरडीओ को जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, डीआरडीओ ने बनाया है एचएसटीडीवी को। तो डीआरडीओ की स्थापना कब हुई है? 1958 को हुई है। डीआरडीओ डे कब मनाते हैं? 1 जनवरी को मनाया जाता है। अच्छा, डीआरडीओ के वर्तमान में चेयरपर्सन का नाम क्या है? जी सतीश रेड्डी। वैसे उन्हें 2018 में नियुक्त किया गया था 2 सालों के लिए। 2020 में उनका कार्यकाल समाप्त होना था, लेकिन अभी रिसेंट एक करंट अफेयर आपको मैंने पढ़ाया कि उनका कार्यकाल अब 2 सालों के लिए और बढ़ा दिया, तब वो 2022 तक जो है इस चेयरपर्सन के पद पे बने रहेंगे। और जो डीआरडीओ है इसका एक मोटो है इंग्लिश में, स्ट्रेंथन इज इन ओरिजिन ऑफ साइंस, या संस्कृत में कहें तो बलश्य मूलम विज्ञानम। और डीआरडीओ डे वगैरह आपको मैंने बता ही दिया। और हेडक्वार्टर और बता देता हूं, न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ये पॉइंट भी आपको याद करना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि दुनिया के नंबर 1 टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविच 140 साल के इतिहास में डिस्क्वालीफाई होने वाले कौन से खिलाड़ी बने हैं? 140 साल के इतिहास में डिस्क्वालीफाई होने वाले ये तीसरे खिलाड़ी बने हैं। इनसे पहले 2 खिलाड़ी और डिस्क्वालीफाई हुए थे। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। देखो एक्चुअल में हुआ क्या था, इन्होंने झुंझलाट के अंदर ना एक शॉट मारा, और जब जो दर्शक थी, एक महिला दर्शक थी, उसके गर्दन पे जाके जो है बॉल लगी। और जैसे ही बॉल लगी तो उनका क्या हुआ, सांस लेने में, रेस्पिरेशन में जो है दिक्कत हुई। उसके बाद में जो मैच के रेफरी थे उन्होंने आपस में बातचीत की और नोवाक जोकोविच को जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया। और यूएस ओपन के नियम के मुताबिक अगर कोई खिलाड़ी किसी ऑफिशियल या किसी दर्शक को चोट पहुंचाता है तो क्या होता है, उसको नतीजन जो है उसको जुर्माना भी लगता है और उसे डिस्क्वालीफाई भी कर दिया जाता है, ठीक है। तो बेचारे के साथ में हुआ तो खैर गलती से था, लेकिन फिर भी ध्यान में रख के खेलना होता है। ऐसा भी नहीं कि आओ देखो ना ताओ देखो और आप वहां पे ही जो है टेनिस के साथ में चौके छक्के का रूप में काम करने लग जाओ।
अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत के किस रेडियो खगोल वैज्ञानिक के जनक का महाराष्ट्र के पुणे में निधन हो गया है। तो भारत के जो रेडियो है या इंडियन रेडियो एस्ट्रोनॉमी जो है, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। इनका नाम है डॉक्टर गोविंद स्वरूप। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक है, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं, यही है डॉक्टर गोविंद स्वरूप। इनका निधन हुआ है, 91 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। और पुणे के पास नारायण गांव में विशाल मेटू वेव रेडियो टेलीस्कोप जो है, उसकी स्थापना भी इन्होंने ही की थी, या इनके मार्गदर्शक में हुई थी वैसे तो वो। इनको पद्मश्री, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, ये और एक अवार्ड और भी है डॉक्टर HK फिरोदिया पुरस्कार, ऐसे इंटरनेशनल अवार्ड से इन्हें ऑलरेडी सम्मानित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का विजेता कौन है इनके अंदर से। इस ऑप्शन के अंदर से इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 के विजेता का नाम है पियरे गेसली। क्या ऑप्शन है इसका? सी ऑप्शन सही है। पियरे गेसली जो है इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 के विजेता हैं, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। पियरे गेसली जो है, इन्होंने इटली के ऑटोड्रामो नेजिएला मोजा में आयोजित एक फॉर्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 को जीता है। ये इनकी पहली जीत है, ये बात भी आप याद रखिएगा। इन्होंने कार्लोस सेंज जूनियर को जो है हराया है, या वो दूसरे स्थान पर रहे हैं, और जबकि लॉन्स स्ट्रोक जो है वो तीसरे स्थान पर रहे हैं। आपको खैर इतने नाम याद करने में परेशानी हो तो आप बस एक नाम याद कर लेना कि इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 के विजेता कौन है। उनका नाम है पियरे गेसली। पियरे गेसली, पियरे गेसली 3-4 बार बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा वो। फिच रेटिंग ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की भारी गिरावट का अनुमान लगाया है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर 10.5% की जो है भारी गिरावट का अनुमान लगाया है। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। थोड़े टाइम पहले आप लोगों को जीडीपी का रेट तो पता लग ही गया था कि जीडीपी कितनी गिरी थी। 23.9% जो है वो जीडीपी हमारी गिर गई थी, सकल घरेलू उत्पाद जिसको बोलते हैं। और दुनिया भर की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में गिरावट में सबसे ऊंचे आंकड़ों में से ये वाला आंकड़ा कह सकते हो आप लोग। लॉकडाउन के दौरान ही ऐसा हुआ है, जब लॉकडाउन हुआ, कोरोना महामारी आई, तो ही अर्थव्यवस्था जो है इतनी तेजी से नीचे गिर रही है। अब यहाँ पे फिच रेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसके सीईओ का नाम पॉल टेलर है, और यहाँ इस कंपनी का रेवेन्यू है 170 करोड़ डॉलर, अमेरिकी डॉलर। और इसके संस्थापक कौन है? जॉन है, ठीक है, जॉन फिच है। इन्हीं के नाम पे ये फिच रेटिंग दी जाती है। और इसकी स्थापना हुई कब थी? 1914 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर में वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा पत्रिका गेट का उद्घाटन किया है? तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पत्रिका गेट, जैसे आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं कि राजस्थान में राजस्थान पत्रिका एक अखबार आता है, बिल्कुल वैसे वैसे याद कर लीजिएगा। पत्रिका गेट का शुभारंभ राजस्थान की राजधानी जयपुर में किया है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम अशोक गहलोत है, और आप शायद इनको बहुत अच्छे से जानते भी होंगे, ये आपको फोटो में दिखाई दे ही रहे हैं। दूसरी बात है कि राजस्थान की राजधानी जो जयपुर है ना, जयपुर को हम लोग पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। और राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर पिंक सिटी। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात है कि राजस्थान के अंदर एक व्हाइट सिटी भी है। व्हाइट सिटी कौन सी है अगर आपसे पूछा जाए तो उदयपुर को व्हाइट सिटी कहते हैं हम लोग। अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान में ब्लू सिटी कौन सी है तो आंसर आपका जोधपुर रहेगा। अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान के अंदर सन सिटी कौन सा है तो आपका जवाब भी क्या रहेगा? तो आपका जवाब भी जोधपुर ही रहेगा यहाँ पे भी। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सांबर झील, या आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे ज्यादा खारे पानी वाली झील कौन सी है, तो भी आपका जवाब क्या रहेगा? तो आपकी राजस्थान की सांबर झील है, जो कि जयपुर में है। ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा खारा पानी उसका है। सबसे बड़ी खारे पानी वाली झील उड़ीसा की चिल्का है, ठीक है, और राजस्थान के जयपुर में ये हुआ है, ठीक है, उद्घाटन इसका। और इसका जो निर्माण है जयपुर में जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर समाचार पत्र समूह पत्रिका ने इसका करवाया है, और उसके साथ ही यहाँ पे 2 किताबों का विमोचन भी किया गया था। इतना आपको याद रखना है। एक बात और भी याद रखिएगा, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत में सबसे ज्यादा किसी भी राज्य का देखा जाए तो इसी का ही है। 3,42,000 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा है, ठीक है। और राजस्थान यहाँ पे बाजरा सर्वाधिक होता है। बालू या रेतीली मिट्टी जो है यहाँ पे ज्यादा पाई जाती है।
अक्सर आप लोगों को जो जिसको हम लोग ट्री शेडो, रेन शेडो के सॉरी ट्री शेडो बोलते हैं, उसको हम लोग मृग मरीचिका के नाम से पुकारते हैं, वो आपको राजस्थान में ज्यादातर देखने को मिला करती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है कि तेलुगु सिनेमा के पॉपुलर एक्टर जयप्रकाश रेड्डी का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो जयप्रकाश रेड्डी का जो है अभी हाल ही में निधन हुआ है 74 वर्ष की उम्र में। तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। ये तेलुगु के पॉपुलर एक्टर रह चुके हैं, ठीक है, और इनके निधन पर तेलुगु और तेलुगु सिनेमा के अंदर जो है यूं कहिएगा आप लोग एक प्रकार का झटका ही है या एक प्रकार का बहुत बड़ा शौक ही मिला है तेलुगु सिनेमा को, क्योंकि इनकी बहुत सारी मूवी है, जैसे आनंदम है, निजाम है, कबड्डी कबड्डी है, चीना है, धर्मपुरी है, किंग है, उसके अलावा बिंदास है, गब्बर सिंह है, ये काफी सारी मूवी है जो कि बहुत ही ज्यादा पॉपुलर रह चुकी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में एक पुरानी योजना सव्यम योजना को फिर से लॉन्च किया है? तो इस योजना को फिर से लॉन्च करने वाला जो राज्य है, इस राज्य का नाम है आसाम, ठीक है। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक है। इस योजना का सीधा सा उद्देश्य ये है कि राज्य के अंदर लगभग 2 लाख जितने भी यूथ हैं उनको स्वरोजगार देना, अपने आप ही रोजगार प्राप्त करना। इसका वैसे फुल फॉर्म है स्वामी विवेकानंद आसाम यूथ एम्पावरमेंट योजना। दोबारा बताता हूं, स्वामी विवेकानंद आसाम यूथ एम्पावरमेंट योजना, स्वामी विवेकानंद असम युवा सशक्तिकरण योजना है ये, ठीक है। और इस योजना के तहत युवाओं को विनिर्माण उद्योग, बिजनेस के लिए, सर्विस सेंटर्स के अंदर जो है उनको काम लगाना या अपने आधार पे ही रोजगार को डेवलप करना या नई छोटी मोटी इंडस्ट्री खोलने में उनकी हेल्प करना, इस योजना का सीधा सा उद्देश्य है ये, ठीक है। और असम की अगर मैं बात करूं तो असम की राजधानी क्या है? असम की राजधानी है दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? सर्बानंद सोनोवाल। कांजीरंगा नेशनल पार्क अगर आपसे पूछा जाए कहां पे है, तो भी असम में है। पॉपुलेशन आपको पूछी जाए यहाँ की कितनी है, तो 3.09 करोड़ यहाँ की पॉपुलेशन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु नदियों में क्रूज चलाने की शुरुआत की जाएगी? पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए नदियों के अंदर क्रूज चलाने की जो शुरुआत है वो ओडिशा के अंदर की जाएगी। ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा, ठीक है। इससे बेनिफिट क्या होगा? इससे बेनिफिट होगा कि वहां की अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा इजाफा होगा, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम में जो है पर्यटन इतना ज्यादा नहीं आया था। आने वाले टाइम में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ही ऐसा किया गया है, ठीक है। और ओडिशा के अंदर जो महानदी है, चिल्का झील है, डगमाला आरक्षित वन क्षेत्र है, इनके अंदर जो है यहाँ के आसपास का जो भी आपका पानी वाला इलाका है, यहाँ पे क्रूज चलाई जाएगी या क्रूज सर्किट का निर्माण किया जाएगा। अब मैं ओडिशा का जिक्र कर रहा हूं तो ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। ओडिशा का ऑफिशियल बर्ड का नाम क्या है? इंडियन रॉलर है। और गवर्नर का नाम क्या है? प्रोफेसर गणेशी लाल है। इसी के साथ ये लेक्चर तो समाप्त होता है, पर आपके लिए क्वेश्चन है कि इन बदनाम चीजों को नष्ट कर दो, यह एक मशहूर पुकार किसकी थी? वाल्तेयर की, दीदारो की, रूसो की या मॉन्टेस्क्यू की? आप बताइएगा डिटेल से इसके बारे में। ये वर्ड हिस्ट्री का एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, विस्तार से बताइएगा इसके बारे में आप लोग। बस इतना ही था आज का लेक्चर।